उम्मीद टूट ना जाए किसी बहाने से, जिंदगी रूठ ना जाए किसी फसाने से, इसीलिए कुछ अल्फाज लेकर आए हैं। माना कि तेरी चाहत है मोती पाने की, कम वक्त जर्द पत्तों में सबनम सजा के लाए हैं। जी हाँ साथियों, जब तक आपकी दुनिया को सजाएंगे नहीं, जब तक आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे नहीं, लगातार हम इसी तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हमारी कोशिश होगी, हमारा अभिप्राय होगा तथा आपसे यह निवेदन होगा कि आप लगातार अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित समीकरण देते रहें। जी हाँ साथियों, फिलहाल 2014 में साओ पोलो ब्राजील, पर्थ ऑस्ट्रेलिया और 2019 में आपके चेन्नई तथा 2019 में ईरान जैसे देशों में हाहाकार मचा। अखबारों की सुर्खियां बना रहा जल संकट। बार बार ये बातें कही गई कि जल को बचाना चाहिए, जल संरक्षण कीजिए, जल को जाया ना जाइए, जल को नाजायज ना फेंकिए और जल को बचाने का काम कीजिए। ऐसा क्यों? जबकि हमने बचपन से देखा है कि जल हमारी धरती से यानी धरातल से निकाल करके हमें पिलाया जाता है, जबकि हमने बचपन से देखा है। तो फिर यह जल संकट क्यों, यह जल पे खतरा क्यों, और जल जमीन के अंदर आया कहां से? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब हम लाए हैं। आपकी रोचकता बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को आपके साथ जोड़ जाएंगे। जी हाँ साथियों, अगर हम बात करें कि जमीन के अंदर जो जल है, क्या ये सीमित मात्रा में है? यदि यह सीमित मात्रा में है तो अब तक क्यों है? और अगर यह सीमित मात्रा में नहीं है तो फिर जल संकट क्यों है? 22 मार्च को जल दिवस मनाने के पीछे कारण क्या है? इन तमाम तथ्यों को हमारा मन कई बार हमसे पूछता है, कई बार हमारा मन हमसे यह प्रश्न करता हुआ मिलता है, गुजारिश करता है, मानव जरा ये तो बताता जा, क्यों इस पर संकट का बादल छाया हुआ है, जिस जल को हमने बचपन से ही जमीन के अंदर से निकाल कर नहाया हुआ है। फिलहाल ऐसे तमाम प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में जगह बनाए, इसीलिए तो हम होनहार स्टूडेंट्स कहलाए। जी हाँ साथियों, फिलहाल मैं ऐसे तर्क के साथ गुजारिश करूंगा कि आपका मस्तिष्क लगातार ऐसे तर्क करे तो आप मान के चलें कि आपका मस्तिष्क ठीक ठाक काम कर रहा है, निष्क्रिय अवस्था में नहीं है। फिलहाल जल संकट होने के पीछे कारण समझिएगा, और ये जल जमीन के अंदर कहां से आता है, जरा इस पर गौर फरमाइएगा। साथियों, क्या जल जमीन के अंदर बहुत बड़े आंकड़े में रखा जा सकता है? नहीं। जल जमीन के अंदर आता है तो सीमित मात्रा ही क्यों होती है? और ये जल अगर आया है तो जमीन के अंदर कैसे? फिलहाल इसका जवाब हम आपको देना चाहते हैं। साथियों, ये सब एक चक्र है। बरसात होगी, जमीन द्वारा जल का अवशोषण किया जाएगा, आप देहाती भाषा में कह सकते हैं पसरना। जल का एक बहुत ही प्यारा सा गुण है पसरना, अर्थात उच्च दाब की तरफ से निम्न दाब की तरफ यह जल पसरता चला जाएगा जहां तक उसकी सीमा होगी। अर्थात कहने का मतलब, एक कठोर चट्टान जब तक ना आ जाए तब तक वो जल पसरता रहेगा, फैलता रहेगा। लेकिन जब एक कठोर चट्टान आ जाएगी जो एक निश्चित सीमा तक उस जल के अवशोषण करने के बाद, उसकी अशुद्धियों को निकाल लेने के बाद, इसके बाद उसका दायित्व खत्म हो जाएगा, तो जल वहीं इकट्ठा होने लगेगा। इसका मतलब हुआ कि बरसात का जल जब जमीन पर गिरता होगा तो तमाम ऐसे कण इसको अवशोषित करते होंगे, इसको दिशा देते होंगे, और ये एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद इकट्ठा होने लगता है। अब आपका मन कहेगा, सर फिर ये इतना स्वच्छ कैसे निकलता है? फिलहाल इसका भी जवाब है, पृथ्वी खुद एक फिल्टर का काम करती है। अर्थात जो कण है इसकी अशुद्धियों को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो शुद्ध और स्वच्छ जल आपको प्राप्त हो जाता है। आप कहेंगे क्या सर हर जगह ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। जहां चूना और जिप्सम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी वहां का जल आपको खारा मिलेगा। कई जगह आप ऐसा पाते होंगे कि खारा जल मिलता है। आप सोचेंगे आज सर वैज्ञानिक युग है तो कैसे पता लगाया जा सकेगा कि जमीन के अंदर यहां जल है कि नहीं है? बोरवेल यानी बोरिंग कैसे की जाती है? क्या अतीत काल में भी ऐसा रहा होगा? नहीं, आज भी है। कुछ ऐसे समीकरण जो पुराने जमाने के लेखा जोखा रखने वाले लोग आज भी बयां करते हैं कि नारियल हाथ पर रखने पर जहां नारियल पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है ऐसा माना जाता है कि वहां जल है। लोगों का मानना है जहां पीपल और सागौन के पौधे मिल जाए तो मान के चलना वहां बोरिंग कराना अनुचित होगा, क्योंकि वहां लगभग जल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे आंकड़े 70% सही माने गए। और जहां पर आपको मिल जाए अर्जुन का पेड़, आपको मिल जाए जामुन का पेड़, अमरूद का पेड़, पक्का मान के चलना वहां जल होगा। ऐसा लोगों की अवधारणा थी। फिलहाल और अब जब आंकड़ा बदला और आज हम जहां पहुंच चुके हैं तो यहां पर तमाम प्रकार की विधियां, तमाम प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। एक तकनीक है मूराबेली। जी हाँ साथियों, मूराबेली तकनीक, मैं इसको यहां लिख भी दे रहा हूं, मूरबेली या मूराबेली कह सकते हैं।
मूर और एक तकनीक है बेली। मूर बेली तकनीक ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और जमीन के अंदर बिजली डाली जाती है। बिजली डाल करके ये पता लगाया जाता है कि यहां पर जल है कि नहीं, और है तो कितनी गहराई पर है। अब आप सोचिए जरा कि फिर ये जल संकट क्यों है? जब जमीन के अंदर जल है बाबा, तो फिर जल संकट क्यों है? साथियों, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर जमीन के अंदर यानी धरातल के अंदर जल संरक्षण की इतनी क्षमता होती, इतनी ज्यादा क्षमता होती, तो क्यों ना हम समुद्र के जल को यहां डालते और जमीन उसको फिल्टर कर लेती, फिर हमें स्वच्छ जल मिलता, फिर जल की कमी कहां होती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका एक निश्चित दायरा, मैंने आपसे बताया, अभी कहा एक सीमा है। नहीं तो फिर बरसात का जल सबका सब जमीन के अंदर चला जाए, तालाब में हमें तैरता हुआ क्यों दिखाई दे? कुएं का जल सब कुछ जमीन के अंदर ही अवशोषित हो जाए, फिर वो जल ऊपर क्यों आए? आप जरा सोचो, अगर ये पात्र निश्चित ना होता तो आप नीचे से पानी निकाल कैसे भला पाते? क्योंकि वो तो जाता ही रहता। इसका मतलब हुआ एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित पात्र में ही जल का संरक्षण हो पाता है, और वो जल एक निश्चित सीमा में रहेगा, उससे ज्यादा आप उसको भर नहीं सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं और बरसात कई वर्षों तक नहीं हो पा रही है, तो ईरान जैसे देशों की तरह आपको भी प्रति आदमी एक निश्चित पैमाना बना करके पानी पिलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये आंकड़ा आपके साथ ना हो, ऐसी व्यवस्था आपको परेशान न कर पाए, इसलिए जल संरक्षण जरूरी है। साथियों, आने वाले 22 मार्च को आप लोगों को ये बताते फिरिएगा, और आज से ये चीज जागरूकता फैलाइए लोगों को कि जल बचाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जिसे आप जन्म दे रहे हैं उसे भी जल की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ साथियों, तो हमारा बहुत बड़ा दायित्व तो होना चाहिए कि हम जल संरक्षण कर पाए। तो आपको पता चल चुका कि हमारे जमीन के अंदर पानी कहाँ से आता है और कितना रह सकता है। बहुतायत मात्रा में आपसे संरक्षित नहीं कर पाएंगे, एक निश्चित क्राइटेरिया होगा, एक निश्चित दायरा होगा, वहां तक ये सीमा बनी रहेगी। साथियों, तो जल संरक्षण जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।